काशीराम साहब को नई पीढ़ी के लोग, अम्बेडकर साहब ने तो लिखा बहुत, लेकिन नई पीढ़ी को देने का अधिकार जो समाज में जागृति आई है वो मान्यवर काशीराम जी के द्वारा आई है, जो चौराहा चट्टे पर अम्बेडकर की मूर्ति सावित्रीबाई फुले के बिल्कुल आई है। फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों की नीति है कि ब्राह्मणों की नीति है? अगर अंग्रेजों की नीति होती तो 2 साल पहले लागू होती ना, 5000 साल पहले कैसे लागू हो गई? 2743 6743 जातियां कैसे बन गई? इसका मतलब फूट डालो राज करो की राजनीति जो कहा जाता है वह असल में किसकी है? ब्राह्मणों की राजनीति है, अंग्रेजों को थोपा गया। सभी साथियों को जय मूल्यवासी। सम्मानित मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुमार काले साहब जी, माननीय भरत प्रसाद जी, माननीय विष्णु प्रसाद जी, माननीय राम अवतार जी और राम प्रसाद अम्बेडकर जी, विजय कुमार जायसवाल जी और एडवोकेट अरविंद कुमार निषाद जी, और सामने बैठे बहुजन समाज के, मूल निवासी समाज के बुद्धिजीवी लोगों का दिल से स्वागत करते हुए अपनी बात, आरत खरवार जी बैठे हैं, उनका भी स्वागत है। और अपनी बात को मैं रखता हूं। बात में विषय 3 है, लेकिन एक नारा है, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इस नारा को किसने प्रचारित किया होगा? अब सोचिए, गधे को भी बाप कहना पड़ता है, ये नारा किसने कहा होगा? मतलब मुझे वो बाप बनाने को तैयार क्यों है और हम उनकी मदद कर देते हैं। आप अगर सोचें तो गधा किसको कह रहे हैं और बाप किसे बना रहे हैं, ये कितनी ऊंची बात है। ये नारा प्रचारित किसने किया? हमने तो किया नहीं है, ना हमारे मूल्यवासियों ने किया है। विषय इस बात का है कि दिन और प्रतिदिन हमारे समाज का ब्रेन वॉश किया जाता है और हमारा समाज उस लेवल पे पहुंच नहीं पाता जहां से वो बात कही जाती है। इसलिए साथियों, बात बहुत हल्की नहीं होती है कि जिस तरह से लगता है। हमने तो ये देखा है आज सोशल मीडिया के युग में या आज की जागृति के युग में, उसमें सोशल मीडिया का बहुत रोल है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको लगता आभासी सच है, वो वर्चुअल ट्रू है, और आपको लगता कि 100% ट्रू है। समस्या यहां पर है कि जो उस बात को आप समझते नहीं हो वो आपको एकदम ट्रू दिखाई पड़ता है, और जो आपके लिए हमेशा समस्या का कारण बनता है। तो साथियों, जब भी हमारा समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, और जितने हम लोग इकट्ठित होते हैं यहाँ पर, ये हमारा रिनोवेशन होता है। कुछ कमियां हमारे बातों में, कुछ विचारों में विसंगतियां हैं या चीजें वो करेक्ट होती हैं। इस टाइप के संगठित योग से या यूनिटी से जो बातें होती हैं वो करेक्ट होती हैं। कहीं फैलसी है, कहीं कुछ है, कुछ नहीं। विषय के बाद, विषय में थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, काले साहब बोलेंगे हमारे। मैं 2-3 बात कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सभी प्रकृति में उत्पन्न हुए लोग हैं और प्रकृति में उत्पन्न लोगों में प्रकृति के द्वारा कोई भेदभाव नहीं है। अगर बारिश है तो सबके लिए है, धूप है तो सबके लिए है, गर्मी है तो सबके लिए है, सांप डसेगा तो सबको डसेगा। वो ऐसा नहीं है कि पहचानेगा कौन किसको है। तो प्रकृति ने जो निर्माण किया है उसने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय जैसी बात है। यही कॉन्सेप्ट लेकर के मेरे बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया और लगा कि संविधान जो है उसमें सबको अधिकार मिल रहा है, तो उसके प्रहार पे कि उस अधिकार का हनन कैसे हो, उस पे आज के वर्तमान व्यवस्थाएं, मनुवादी व्यवस्थाएं, वर्तमान सरकार द्वारा पोषित संस्थाएं लगी हुई हैं। अभी राष्ट्र के बारे में हमारे भरतवास जी ने कहा कि 14 करोड़ लोग कैसे माने कि राष्ट्र है। तो सीधी सी बात है, जो भूमिहीन है वो कैसे कहेगा राष्ट्र है? जिसके पास रहने को घर नहीं है वो कैसे कहेगा राष्ट्र है? और कौन सा राष्ट्रवाद है फिर? इसमें रहने का मतलब है कि हमारी कोई व्यवस्था ना होते हुए भी हमें राष्ट्रवाद के लिए कहा जा रहा कि मैं चिल्लाऊं। ये संभव कैसे है? जिसके पेट में भोजन नहीं है वो कैसे चिल्ला सकता राष्ट्रवाद? तो साथियों, जब भी हम बात करते हैं समाज में संगठित होकर के, और बहुत गेम है, बहुत गेम क्या है, अभी जैसे पेंशन योजना है, हम तो हमारा नजरिया दूसरे तरह से बात करता हूँ।
पेंशन कब चल रही थी, कब बंद हुई, सबको पता है, 2004 से बंद हुई है। 2000 और ओबीसी का रिजर्वेशन कब से लागू हुआ, 92 से लागू हुआ। आप देखो, एससी का रिजर्वेशन था तो बर्दाश्त चला, लेकिन जब लगा कि हम बराबर पहुंच गए आधे के आधे, मतलब 50 वो और 50 में, अब लड़ाई बराबर की होने वाली है, तो उन्होंने पेंशन को बंद कर दिया। कारण कि अगर मैं 100 साल जीता तो मैं पेंशन पाता, मैं 80 साल जीता तो मैं पेंशन पाता, मतलब हम उनसे लड़ने के लिए 80 साल की उम्र में भी तैयार थे। और अब 60 साल की उम्र में, जैसे अभी बोला कि 80,000 पेंशन के पाने के बाद 2700 का 80,000 तनख्वाह पाने के बाद, हमारे एक राम अवतार जी ने साथ बोला था कि 80,000 पेंशन पाने के भाई वो, हाँ एक मिनट, हाँ राम, कि 80, उनका 2700 पेंशन बना है। अब बताइए कि उसकी जीविका कैसे चलेगी। इसका मतलब उनको पता है कि सबसे ज्यादा प्रहार उनको अर्थ पे करना है। कहां करना है, और अर्थ जहां जहां जुड़ा है, चाहे नौकरी में हो, शिक्षा में हो, जिससे आप आगे जाते हैं, सारा प्रहार। और उनकी उसमें लिखा ही था, मनुस्मृति में 3 ही चीज जो सबसे डेंजरस लिखी थी, शिक्षा का अधिकार नहीं होना चाहिए, धन का अधिकार नहीं होना चाहिए, और शस्त्र का अधिकार नहीं होना चाहिए। 3 ही चीज लिखा है। अब सोच लीजिए, शिक्षित नहीं होगा तो प्रश्न नहीं करेगा, धन नहीं होगा तो मजबूत नहीं होगा, और शस्त्र नहीं होगा तो मेरे पर प्रहार नहीं कर सकता। मतलब अपनी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था उसने अपने संविधान में कर रखी थी, जो आज। और आप दूसरी बात देखिए, उनके जितने भी महापुरुष थे सब हथियारबंद थे, सबके पास हथियार था, सब हथियारों से लैस थे। और उन्होंने लिखा कि जो हमारा समाज है उसके बाद हथियार रखने का अधिकार ही नहीं है। तो राष्ट्र के निर्माण में जो राष्ट्र की बात होती है, अभी इस समय जो प्रसंग चल रहे हैं, और उन्होंने एक नया मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा, जो मुझे लगता, मैं बोलता रहता हूं, कि उन्होंने कर रखा है कि अगर हमें सत्ता में रहना है, कैसे भी रहना है। आज वो 272 की बात कर रहे हैं, वो 273, 74 और 300 की बात नहीं कर, 272 की बात कर रहे हैं। उन्हें पता कि 272 भी हम जीतेंगे तो सरकार मेरी होगी। अब उन्हें पता है कि हमको 272 नंबर ही लाना है। वो उसी तिकड़म में लगे पड़े हैं कि 272 आ जाए, और बाकी कितने भी छींटा ले दो उससे फर्क नहीं पड़ना है। तो उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रखा है कि मुझे किस तरह से 272 लाने हैं। और उन्होंने नया आंकड़ा भी कर रखा है, जैसे बिहार में हुआ कि 1 सीट का अंतर था भाजपा में और आरजेडी में, कि तेजस्वी बहुत जोर से लड़े, बहुत मेहनत से लड़े, लेकिन पिछड़ गए। उद्देश्य क्या था, उनको पिछाड़ना ही था। आज भी कंपटीशन में चल रहा है कि नौकरियों में 2 पद है, और मान लीजिए दोनों को रख दिया गया, ओबीसी को भी 3 नंबर दिए जा रहे हैं, कि उसको लग रहा कि मैं बहुत नेक टू नेक फाइट है, उसको लग रहा कि मेरे इंटेलिजेंसी, मेरा नॉलेज बहुत ज़्यादा है। अगर 1 पद है और 100 नंबर का पेपर है, अगर मुझे पता है कि अपने को रखना है, तो एक को 90 दे दो, एक को 89 दे दो, सिलेक्ट कौन होगा? 90 वाला सेलेक्ट होगा। लेकिन 89 वाला, तुमने बड़ी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि तुम तो पास पहुंच गए, तो उनका टारगेट सफल हो गया। वो टारगेट ओरिएंटेड हो गए हैं, वो टारगेट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। उनका टारगेट है कि मुझे किस तरह से व्यवस्था में रहनी है, उनका एकदम कैलकुलेशन है। ईवीएम हैक की बात हो रही है या वोटिंग फास्ट फेक वोटिंग की बात हो रही है, उनको पता है कि मुझे किस तरह से कितने % वोट चाहिए कि मेरी सरकारें बने। इसलिए जो विषय का मुद्दा है कि भारतीय संविधान की मूल भावना अर्थात वास्तविक प्रतिनिधित्व व्यवस्था लागू किए न बिना राष्ट्र का निर्माण, सीधा सा मतलब है। मैं कहता हूं, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अगर तरक्की करता है तो अमेरिका की तरक्की होगी क्या? नहीं, भारत की तरक्की होगी। तो मुझे तरक्की से वंचित करने का अधिकार किसने दिया आपको? इसका मतलब आप चाहते हैं कि तरक्की का ठेका सिर्फ मेरा, बाकी का ठेका नहीं है। इसका मतलब आप भारत विरोधी हो। जो आरएसएस और मनुवाद के लोग हैं वो भारत विरोधी हैं, इससे सिद्ध होता है। और सिद्ध भी होता क्यों नहीं है? क्योंकि ये यहां के हैं ही नहीं है। जो यहां का नहीं है, यहां के बारे में सोचेगा कैसे? ठीक ना? फूट डालो, राज करो, ये अंग्रेजों की नीति है कि ब्राह्मणों की नीति है? अगर अंग्रेजों की नीति होती तो 2 साल पहले लागू होती ना। 5000 साल में कैसे लागू हो गई? 2743 6743 जातियां कैसे बन गई? इसका मतलब फूट डालो राज करो की राजनीति जो कहा जाता है वह असल में किसकी है?
ब्राह्मणों की राजनीति है, अंग्रेजों को थोपा गया। और अभी इसका ज्वलंत उदाहरण है, इसके पहले चुनाव में था जाटो नॉन जाटो, यादव और गैर यादव ओबीसी। इस समय क्या चला हुआ है? पसमानदा और गैर पसमानदा। क्या जरूरत है कहने की पसमानदा गैर पसमानदा? उन्हें पता है कि पसमानदा फिर ओबीसी एससी के लोग ही हैं। कौन है? ये भी भूमिहीन है, इनके पास भी जमीन नहीं, इनके पास भी घर नहीं, इनके पास व्यवस्था नहीं है। और पसमानदाओं के यहाँ इनकी शादियां भी नहीं हैं, इनके रिश्ते भी नहीं हैं। अगर आप समाज देखते हैं तो इनके रिश्ते भी नहीं हैं। और अभी आज़ादी के बाद और अब तक जितने भी सर्वे हुए हैं, मतलब मुसलमानों को लेके हुआ, संभवतः 552, 555 या 550 सांसद हुए हैं, उसमें 50 या 52 पसमानदा हैं। बाकी सब कौन है? जो वो हैं जो ब्राह्मणों से मुसलमान बने, जो ठाकुरों से मुसलमान बने, जो और भी अपने को शाही कहने वाले मुसलमान बने, इन लोगों के हैं, पठान हैं, उनसे बने। तो यहाँ कुल इस मंच का उद्देश्य ये रहता है कि जागृति के बारे में आपको अपने जो दुश्मन हैं या जो आपके विरोधी हैं उनसे आपको सचेत कैसे रहना है। और सचेत, मैं कहूँ अगर आपको कैडर देना है तो ब्राह्मण को अगर कैडर देंगे तो आपकी बात को मान लेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। उससे समझाने जाएंगे तो मान जाएगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। इसका मतलब आपकी समझ को समझा रहे तो मूर्खता है कि बुद्धिमानी है? मूर्खता है। इसलिए अपनी चर्चा अपने बीच में होनी चाहिए, किसी और के बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस पर असर ही नहीं पड़ेगा। आप देखिए, अगर वो कैडर की बात होती तो नर्सरी से लोग बने हुए पौधे आज भाजपा के घरों में बैठे हैं। और नर्सरी कौन थी? बीएसपी। आप उठा के देखिए कितनी नर्सरी, कितना गोरखपुर में एक्सीडेंट विधायक देख लीजिए, सब बसपाई थे और आप सब भाजपाई हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके पास आएंगे और जैसे उनकी मजबूती हुई वो अपने घर में लौट जाएंगे और आपके घर से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए साथियों, अभी भरत जी ने कहा लड़ाई, हमारे यहाँ सीधा सा मतलब है कि ब्राह्मणों के पास में या सवर्णों या मनुवादियों या आज की सरकारों में अगर आज रैली देखें, उनकी गौर से देखें रैली, तो गले में पड़ा पटका और सामने सीने पे लगा बैच और सर पे टोपी एकदम ब्रांडेड न्यू है। वो दूसरे कार्यक्रम में नहीं दिखाई पड़ती। इसका मतलब पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां से रहा है? सीधा सा सोचिए कि उनके, और हर गले में आप देखिए, हर गले में पट्टा पड़ा है, पटका पड़ा है, उसकी वैल्यू है। मतलब हर एक आदमी कम से कम 50 से 100 रुपया वेस्ट करके जा रहा है एक मीटिंग में, और पैसा कहां का है, किसका है? और हमारे समाज में उसी धनाभाव के बारे में अपनी बात को डिलीवर नहीं कर पाते। हम अपनी बात को वाणी से डिलीवर करते हैं, पहनावे और पोशाक से या इन्वेस्टमेंट से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, जितने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं या जो सोचते हैं, उनको वो सोचना है। अभी हो रही थी बात, हालांकि थोड़ा सा मैं अलग ही बोल रहा हूं, सर बोलेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी। अब खुद सोचो, समान नागरिक संहिता, अब जब यूनिफॉर्म बोल दिया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड है और उसमें लिखा है आर्टिकल 44 का हवाला दिया जा रहा है। किसका दिया जा रहा है? और उसमें वर्ड है शैल बी, मतलब आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है। क्या है? शैल बी। गवर्नमेंट चाहे, स्टेट चाहे तो वो कर सकती है, ये लिखा है, वो कंपलसरी नहीं है। मतलब उस संविधान में कंपलसरी व्यवस्था, अनिवार्य व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब है कि अनिवार्य व्यवस्था नहीं है, उसको अनिवार्य करने का राइट कैसे ले रहे हो आप? और रही बात, जिस दिन आपके दिमाग में भर गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता या समान नागरिक कानून लागू होगा, तो आरक्षण बचेगा क्या? बिल्कुल नहीं बचेगा। कहेंगे, उसी ने बोलेगा आप मनुष्य मैं मनुष्य, तब जाति के नाम नहीं लेगा वो। कितना साथी क्या बोलेगा? वो जाति का नाम भूल जाएगा वो। आप मनुष्य मैं मनुष्य, लड़ाई मनुष्य मनुष्य के, ई मनई उ मनई, मनई मनई की लड़ाई, ई आदमी उ आदमी, आदमी आदमी लड़ाई, मतलब वो जाति भूल जाएगा। फिर उस जगह में क्या करेगा? वो मनुष्य की। और वहां जो पेपर है उसमें सब जातियां सेट हैं। तो होगा क्या? रेस शुरू कहां से होती है? जीरो से। और
घारी और अस्तबल का अंतर पता ही होगा आपको। घारी में कौन रहता है और अस्तबल में कौन रहता है। अस्तबल की व्यवस्थाएं कितनी बढ़िया और घारी की व्यवस्थाएं कितनी बढ़िया है। तो आप समझिए कि एक एसी में पढ़ने वाला लड़का, एक मड़ई में पढ़ने वाला लड़का का कौन सा कंपटीशन है। दोनों मनुष्य हैं और कंपटीशन होगा। स्टार्टिंग पॉइंट जीरो है क्या? बिल्कुल नहीं। एक 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे 100 मीटर आगे खड़ा है, एक 100 मीटर पीछे खड़ा हुआ है। तो साथियों, जो विषय है ये आप जब सोचेंगे मन में और इसका अवलोकन करेंगे, जिस दिन करना शुरू कर देंगे, अवलोकन शुरू कर देंगे, तो आपको पन्ने एकदम खुले सामने आ जाएंगे। जब ये क्या नाम है, पेंशन चल रही थी, अभी आज भी देखिए तो सवर्ण समाज के लोग 80-80, 90-90 साल के पेंशन उठा रहे हैं। कैसे उठा रहे हैं? क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि और नौकरियां 90% उन्हीं के पास थी। वो तो ओबीसी के मतलब जो 75 बचा हुआ था, 75 क्या बोलेंगे हम, 79% बचा हुआ था, 21 निकाल देंगे तो 79 बचा था। उसमें तो ओबीसी एससी के मुश्किल 5, 7, 8, 9 लोग होते थे। बाकी सारा सबका उन्हीं का होता था। 5-7 में चाहे नाऊ हो, चाहे लोहार हो, चाहे बढ़ई हो, कहार कुहार हो, भूज भरभूज जो भी हो, जयसवाल हो, बरई हो, ठीक है, पनवाली हलवाई जो भी हो, व्हाट्स एवरीथिंग, लेकिन इक्का दुक्का होते थे। तो आप ये सोचिए कि कितनी रणनीति, और ये जानते हैं बैठ करके कैलकुलेशन होता है। ये आपने जो कि कल बैठा कर दिया, उनके थिंक टैंक बैठे हुए हैं कि किस तरह से अपने को प्रस्तावित करना है, और इन्होंने सबको सेंट्रलाइज कर रखा है। सारे कंपटीशन को बंद करके एक कंपटीशन करना, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे क्लैट हो, कैट हो, जो भी है। क्यों ऐसा कर रखा है? समान शिक्षा की बात ये नहीं करेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, ठीक है। समान स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, ठीक। समान अवसर की बात नहीं करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे। तो साथियों, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, ये समझें, मेरा कहने का, मैं पृथ्वी पर पैदा हुआ व्यक्ति, सबको सांस लेने का अधिकार है, तो सबको अधिकार है, और अधिकार वंचित जो करना चाह रहा है वो उसका विरोधी है या वो उसका दुश्मन है। इसलिए आपको सचेत होना है कि स्वस्थ कंपटीशन स्वस्थ वातावरण में होता है, स्वस्थ परिवेश में होता है, स्वस्थ माहौल में होता है। जहां पर भेदभाव होता है वहां पर स्वस्थ कंपटीशन, स्वस्थ परीक्षाएं नहीं हो सकती हैं। इसी तरह से राजनीति भी है, और राजनीति में आप देखिए मजेदार बात क्या थी, है राजनीति की थोड़ी सी बोले ही जा रहा हूं, कि समाज में संख्या थी तो संख्या को खत्म कर लेके उन्होंने जो उनके पास ज्यादा था वो डाल दिया। उनके पास ज्यादा क्या था? पैसा। उनके पास ज्यादा क्या था? पैसा। हमारी संख्या को उन्होंने पैसे से काउंटर कर दिया। और मजेदार बात क्या है कि हमारे समाज के जो प्रधान प्रत्याशी हैं या बीडीसी प्रमुख हैं, उनको कहा आप 20 लाख लगाओ, 25 लाख लगाओ, 50 लाख लगाओ। मैं कहना चाह रहा हूं कि पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, आपके तो बिजनेस कौन करेगा? वो कर रहा है, उसने अपने को इन्वेस्टर बना लिया। और माध्यम कौन हो? एससी का वोट टिकट ये, ओबीसी का ये और एसटी का ये। तो उन्होंने पैसा ठेल दिया। आप अगर देखें 90 के दशक के पहले इतने पैसे चुनाव में नहीं लगते थे, जहां तक मुझे पता है। चुनाव प्रचार में हाँ झंडा बैनर पड़ता था और छोटा छोटा सबके बच्चों पे लगा रहता था, मैंने भी देखे हैं, लेकिन इतना प्रचार, हाईलाइटेड प्रचार नहीं होता था। अब पैसा, एक गांव के प्रधान कम से कम 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 हजार लाख रुपए खर्चा कर रहा है। कहां से, क्यों, किस लिए? और सरकारें जान रही हैं, सरकारें समझ रही हैं कि संसाधनों की लूट सत्ता में रह करके ही हो सकती है, ठीक। मैं तो ये भी कहता हूं, डकैती सरकारी संसाधन पे होती है, मेरे पे होगी तो लड़ाई हो जाएगी। क्या होगी? हमारे घर में कोई डाका डाले लड़ाई हो जाएगी ना। सरकारी संस्थाओं पर डाका तो कौन लड़ने जा रहा है? इसीलिए बोले कि हमारा समाज मृत समाज है, हमारा समाज सोया समाज है, हमारा समाज जग नहीं रहा है। कारण, उसके पीछे कारण क्या है कि जब हम सत्ता में नहीं हैं तो सत्ता के जो प्रभाव हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो हमें दबाते और दबाने का कार्य करते हैं। इसलिए हमारा समाज थोड़ा सा डर जाता है, और बहुत सारी इसमें समस्याएं हैं भी, जो व्यक्तिगत लगता है, जो व्यक्तिगत पीड़ा पर परेशानी होती है तो वो हट जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कुछ चीज़ों में निश्चित कमियां रही हैं, और जैसे पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर, समाज को कुछ रिटर्न देने के नाम पर, वो उसमें कुछ कमियां हैं, निश्चित है। ऐसा नहीं कि पूरा जीरो है, लेकिन हाँ कमियां हैं। और हम तो ये भी कहना चाहेंगे कुछ लोगों को कि हमारा थोड़ा सा ये हालांकि अलग है, लेकिन बोल ही दे रहा हूं कि आरक्षण से सिलेक्ट हुआ व्यक्ति अपने को बुद्धिमान क्यों कहने लगता है?
प्रश्न है ना। आरक्षण से सेलेक्ट हुआ व्यक्ति अपने वर्ग में बुद्धिमान तो हो सकता है, लेकिन दूसरे के वर्ग में नहीं होगा। तो ये शब्द क्यों कहना कि बहुत काबिल हो? काबिलियत की सिर्फ ठेका एक व्यक्ति को था, वो है अम्बेडकर साहब, कि उनको तो रिजर्वेशन तो मिला नहीं था। ठीक, सिर्फ यहां कहने का मतलब कि हम अपने भाव में रखें कि हमें जो भी संविधान के तहत बातें मिली हैं, संविधान है, और आप समाज में कहिए कि ये व्यवस्था अगर हमको बचानी है, ये व्यवस्था को कायम रखनी है, व्यवस्था को निर्बाध चलने देना है, तो हमें समाज को या हमारे सामाजिक मंच को या समाज में चलने वाले लोगों को पोषित करना पड़ेगा, उनकी मदद करनी पड़ेगी, उनको सब तरह से सेवा देनी पड़ेगी, क्योंकि बिना उसके समाज संगठन नहीं चलता है। इसलिए जिस दिन समान नागरिक संहिता जैसे वार्ड शुरू हो गए तो खतरा बढ़ने वाला है। और कुछ लोग कहते हैं अभी ड्राफ्ट नहीं आया है या कुछ, कभी भी एक कभी भ्रम मत रखिए कि क्या आया नहीं है। उनको लिखना तो उन्हीं को है और लिखेंगे वही, उसमें कोई समस्या नहीं कि क्या लिखना और क्या नहीं लिखना है। इसलिए साथियों, मैं अपना बात खत्म करते हुए बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जो भी राष्ट्र है जिसके मन में पीड़ा है, सरकार ने अभी राशन बांटना शुरू कर दिया। कितनी शातिर सरकार है, आप देखिए कि वो क्या कह रही है, सबको राशन बांट रही है, फ्री में बांट रही है, और जो कि ये संविधान के तहत है। क्या है? संविधान के तहत है। फूड सिक्योरिटी एक्ट, समान शिक्षा का अधिकार, ये संविधान में लिखा हुआ है। ठीक, अभी बोले थे, अभी जसवाल जी ने बोला कि मैं तो हर नागरिक के पेंशन की बात करता हूं, तो इसके लिए आर्टिकल 39 तो है ही है। बिल्कुल, आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है कि सरकार के द्वारा जो भी अर्जित आय होगी उसको बराबर रूप से देश के हर नागरिक को बांट देना चाहिए। आर्टिकल 39 यही कहता है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई नई बात कहने जा रहा है, नई बात है, लेकिन संविधान, चूंकि हमें, मैं तो कभी कभी कहता हूं काशीराम साहब को नई पीढ़ी के लोग, अम्बेडकर साहब ने तो लिखा बहुत, लेकिन नई पीढ़ी को देने का अधिकार जो समाज में जागृति आई है वो मान्यवर काशीराम जी के द्वारा आई है, जो चौराहा चट्टे पर अम्बेडकर की मूर्ति, सावित्रीबाई फुले की बिल्कुल आई है। बसपा ने जान डाली है महापुरुषों के बारे में और संविधान के बारे में, इसका श्रेय काशीराम साहब को जाता ही जाता है। इसलिए जितने भी बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, थोड़ा मोड़ा पढ़िए, पढ़ के मंथन कीजिए और उनके बीच में चर्चा मत कीजिए, अपने में चर्चा करिए, ताकि जो क्लियर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रही है। सभी को जय मूल निवासी, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।